જોઈ લો બધા જ रस्ता साथ देखा दें। तो चलते हैं, कल हमने सेक्शन 4 कंप्लीट किया था और आज हम आएंगे वहाँ से आगे चलते हैं। तो सेक्शन 5 जो है वो लास्ट सेक्शन है हमारा। और पहले एक विषय ऐसा है जो आप लोगों को ध्यान में आ जाए, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा था कि थ्योरी पार्ट में अब पेपर 1 में ही जो बाकी है एक सेक्शन उतना ही बाकी है। बाकी पेपर 2 पेपर 3 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट रिवीजन ही था, नया कुछ नहीं था, तो ऑलमोस्ट वो भी पूरा हो चुका है। तो हाँ, मेरे ख्याल से जो भी हैं ये आपका ऑफलाइन क्लास ये लास्ट रहेगा। और 10 11 12 या 17 18 19 जितने भी लेक्चर की जो ज़रूरत रहेगी, प्रैक्टिकल रिवीजन के लिए कुछ ज़रूरत रहेगी या जो भी होगा, तो सारे क्लास ऑनलाइन रहेंगे अभी। ठीक है, तो ये ऑफलाइन क्लास जो है वो, और इसलिए आप सभी से, राजकोट वालों से कह रहा था कि आ जाओ आज, तो पढ़ने का मौका लास्ट ही था। चलो ठीक है। तो अब सेक्शन 5 हमारा जो है उसमें हम शुरू करते हैं। सेक्शन 5 जो है उसमें 3 विषय हैं। अगर एक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, माने जो मन के साथ जुड़े हुए जो डिसीज हैं वो जो हैं वो एक में आते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं वो एक रहेगा। तो एक है साइकोलॉजिकल, आप लोगों को जो पढ़ते हैं वो। दूसरी बात है जीरियाटिक डिसऑर्डर, माने उम्र के साथ जो कुछ डिसीज होते हैं वो जो हैं वो हमारे दूसरा विषय है। और तीसरा विषय है वो है न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल तो नहीं कहेंगे, न्यूरोलॉजिकल तो साइकोलॉजी के साथ ही जुड़ जाएगा। तीसरा है साइकियाट्रिक, माने जो डिसीज ऐसे हैं जो साइकियाट्रिक कंडीशन कही जाती हैं उसमें आते हैं। तो एक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दूसरे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और तीसरे हैं जीरियाटिक केयर। ये 3 प्रकार के डिसीज जो हैं वो हमारे यहाँ देखे जाते हैं। उसमें हम थोड़ा उल्टा पुल्टा चलते हैं। पहले हम जीरियाटिक केयर और एल्जाइमर्स की बात करेंगे, उसके बाद आगे का विषय देखेंगे।
तो पहले हम जीरियाटिक केयर की बात करेंगे, अल्जाइमर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जीरियाटिक केयर। जीरियाटिक केयर का मतलब होता है कि सीनियर सिटीजन्स, माने जीरियाटिक केयर माने वृद्धावस्था इस बार की जो थीम थी, तो वो जो है माने योग फॉर हेल्दी एजिंग इस बार था कि वृद्धावस्था भी स्वस्थ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यूजुअली डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इसमें। तो ये सारे विषय जो हैं वो यहाँ जुड़े हुए रहते हैं। साथ ही साथ विषय ये है कि बहुत सारे नॉन माइनर कॉम्प्लिकेशन भी इसी एज में आते हैं। जैसे सबसे कॉमन है हाइपर हो जाना। छोटी छोटी बातों में वो हाइपर हो जाते हैं, ये हुआ, ये नहीं हुआ। तो सबसे पहला एजिंग का सबसे पहला विषय है हाइपर हो जाना। ओवर सेंसिटिव, जैसे बच्चे सेंसिटिव रहते हैं, तो ये विषय ऐसा है कि छोटी छोटी बातों में केयर करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातों में ही सारे विषय बनते हैं। तो दूसरा ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, वो ये रहता है कि वो भी चाहते हैं कि मेरी केयर हो। जैसे बच्चों में एक अटेंशन डेफिसिट होता है, वैसे एल्डर एज में भी एक अटेंशन डेफिसिट जनरेट होती है। मुझे क्यों कोई बुला नहीं रहा है, मुझे क्यों कोई सम्मान नहीं दे रहा है, मुझे क्यों कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ये बात भी उनके मन में चलती रहती है। तो जो डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट जो विषय है, वो भी यहाँ पर एक देखने को मिलती है। दूसरा मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी जो है वो दोनों उनमें देखे जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कहाँ रख दी है वो याद करते रहते हैं, अब कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी, याद करते ही रहते हैं। और आपने कहा हो कि कल 11 बजे कहीं जाना है, तो भूल जाते हैं वो कि हाँ जाना था आज कहीं, चलो ठीक है। तो ये विषय जो है, ये बात भी उनमें देखी जाती है। दूसरा विषय है खाना कम हो जाता है। तो कई बार ये सोचते रहते हैं कि अब खाना कम खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन दिक्कत आती है, और डाइजेशन भी जो है वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है। तो ऐसे में वो पॉजिटिव हो जाते हैं, अब मुझसे खाया नहीं जाता है, अब मुझसे खाया नहीं जाता है। भाई आपकी जरूरत ही नहीं है, जितना आप खा रहे हो उससे आपका जीवन चल रहा है, तो जरूरत नहीं है। फिर भी वो इस विषय के लिए थोड़े ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव विषय बन जाता है। तो ये एक विषय और भी है कि हम जीरियाटिक केयर के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। माता, निधि माता, निधि, મારો અવાજ આવે છે તને નિધિ? हाँ सर, सर આમાં આવે કોઈ છે। દેખાય છે? આમાં કોઈ દેખાય છે તારા ક્લાસના? ओ ना सॉरी। તો બીજી લિંકમાં જોડા જ નતા? हाँ हाँ। હમ तो ये चीजें वो माने मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे भूख नहीं लग रही, वो खाते हैं, सब कुछ खाते हैं,
दिन में 4 बार खाते हैं, फिर भी उनको लगता है कि मुझे कुछ खाया नहीं जा रहा है। और ये पैनिक, ये स्ट्रेस, पेन जो है वो सब में आता है, सबके ऊपर आता है फैमिली में, कि भाई ये जो है विषय कि मुझसे खाया नहीं जा रहा है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग आजू बाजू वाले को भी बोल देते हैं कि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है। अच्छे लोग ये कहते हैं, बुरे लोग ये कहते हैं कि खाना अच्छा बनता ही नहीं मेरे घर में, अच्छा बने तो मैं कुछ खाऊं ना। अब ऐसी लोगों को लगता है कि क्या, अरे यहाँ कोई खाना नहीं दे रहा होगा उनको, मगर ऐसा नहीं होता है। मगर उनको ये पता ही नहीं रहता है कि एज के हिसाब से उनकी एपेटाइट है वो नेचुरल से भी कम हो गई है। तो ये प्रश्न जो है वो उनमें रहता है। इसके साथ प्रॉब्लम रहता है वो है चलने का, गीट प्रॉब्लम। चलते चलते किसी का सहारा लेना पड़ता है, या लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, दीवार का सहारा लेना पड़ता है, व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी चीजें कई बार बन जाती है। और कई बार ऐसी होती है एक सहारा नहीं है, तो वो जैसे हम एक नेचुरल हमारी वॉक होती है, ऐसी वॉक एज के साथ साथ ये थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो गेट प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। कई बार इन विषयों से कुछ एल्डर्स हैं उनमें एंजाइटी आ जाती है, और वो ओवर टॉकेटिव हो जाते हैं एंग्सियस होने के बाद। वो यही साबित करने में रहता है कि हमने ये कर दिया है। माने 50 साल पुरानी बात है, वो हर रोज सबको बोलते रहते हैं, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, आप लोग क्या कर रहे हो, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था। अरे आपने किया था ठीक था, अब तो नहीं हो सकता है ना। तो ये बात जो है वो उसमें एक देखने को मिलती है कि एंग्सियस हो जाते हैं, सभी बातों में अपने आप को सच्चा साबित करना, अपनी बातों को जल्दी से कह देना, ये एंग्सियस एंग्जाइटी जो कहते हैं वो देखने को मिलती है कुछ एल्डर में। कुछ डिप्रेस हो जाते हैं, अरे मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, अब मुझसे कुछ होगा नहीं, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये जो विषय है कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। हाँ, एक बात और भी है, नींद भी कम हो जाती है एल्डर की। माने जो पहले 8 घंटे सोने वाला व्यक्ति था वो 4 5 6 घंटे सोकर ही करता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग स्लीपिंग पिल्स उसका स्वीकार करने की जगह वो स्लीपिंग पिल्स शुरू कर देते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है। अब डॉक्टर के पास जाके आप कहोगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो वो थोड़ी ये कहेगा कि हाँ आपकी नींद कम हो जाती है, प्रयत्न करो, ऐसा तो कहेंगे नहीं। कहेंगे हाँ, जब लगे कि नींद नहीं आ रही है तो ये दवाई खा लेना। तो और स्लीपिंग पिल्स खाने से अगेन नर्वसनेस बढ़ती है, काम करने की क्षमता कम होती है, मेमोरी पर असर आती है उसकी। तो ये सारे विषय जो हैं वो बनते ही जाते हैं। मान एक चीज अच्छी करने में भी, बाकी की चीजों को बुरा करने में भी हम लगे ही रहते हैं। अब इनको सॉल्यूशन क्या देंगे, इनका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है काउंसलिंग। एक ये प्रोसेस
वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ी थोड़ी चल रही हैं। यहाँ पर निवृत्ति के साथ ये चल रहा है अभी, मगर बाकी ऐसा कोई काउंसलिंग नहीं होता है। तो काउंसलिंग ऐसा होना चाहिए कि जब व्यक्ति गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर जाए, तो माने पहले ये व्यवस्था थी कि 4 आश्रम फिक्स थे, उम्र के साथ कहाँ जाना है वो भी फिक्स था, धीरे धीरे छोड़ना है ये भी फिक्स था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना ये भी फिक्स था, वो जेंट्स हो या लेडीज हो। जेंट्स अपने पावर अपने बेटे को शिफ्ट करते थे, और लेडीज हैं वो अपने पावर अपनी बेटियां और बहुओं को शिफ्ट करते थे। तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस जो है वो चलता था हमारे यहाँ। अब आज के समय में ये विषय जो है वो थोड़ा कम हो चुका है। कम चुका है का मतलब ये है कि पता ही नहीं है कि हम रिटायर्ड कब होना है। माने लोग 70 साल तक 80 साल तक काम करते जाते हैं, इंडस्ट्रीज में अपने कुछ डेवलप कर लिया तो 80 साल तक वो काम ही करता रहता है, उसको ये कभी सोच ही नहीं आती मुझे रिटायर्ड होना चाहिए। एक बात ये है। दूसरी बात है कि लोग रिटायर होने के चक्कर में काम नहीं करते हैं कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, और वो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि मुझे 50 साल में रिटायर होना है, 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, अब 2 करोड़ कैसे कमाऊं। ये सोचते सोचते वो जेन्युइन जो वर्क करना चाहिए वो कर नहीं सकते हैं या करते नहीं हैं। और वो भी जब तक वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, ऐसे लोग भी अभी पहुंच रहे हैं ऐसे लोग तो, मगर जब वो पहुंचते हैं तो जब पीछे मुड़ के देखते तो पता चलता है कि हमने क्या पाया क्या खोया। तो कुछ कुछ खाया नहीं है, जीवन में ऐसा कोई माइलस्टोन नहीं है जो हमने प्राप्त किए हैं। तो ये बातें जो हैं वो काउंसलिंग से समझ में आएगी, वो डिप्रेशन करने का कारण बनती है। तो ऐसे व्यक्तियों को काउंसलिंग करना पड़ता है। तीसरा, जो जॉब से रिटायर्ड होते हैं, और उसमें भी खास करके जो क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट से रिटायर्ड होते हैं, जिन्होंने कभी पानी का ग्लास खुद उठाया नहीं है, ऐसे लोग जब रिटायर्ड होकर घर में बैठते हैं तब वो घर को भी ऑफिस मानने लगते हैं और पूरे लोगों के ऊपर ऑर्डर झाड़ते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, ऐसा है वैसा है। और उसकी वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और कई बार वो खुद पावर रहने के, वो अगर अब एक कलेक्टर खुद रिटायर्ड होने के बाद अगर उसकी ऑफिस में जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि जब तक मैं पोस्ट पर था, सीट पर था, तो मेरा रुतबा अलग था, और अगर जब मैं पोस्ट में नहीं हूं तो मेरा रुतबा कुछ नहीं है, रुतबा कुछ नहीं है, मेरी पोजीशन अलग है। तो उस अंडरस्टैंडिंग को प्रिपेयर करना पड़ता है। माने अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा था बिजनेस से तो मेरा एक रुतबा अलग था। अगर आज मैं रिटायर्ड हूं तो लोग मुझे दया की नज़र से देखते हैं, अरे इसके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, इसका कुछ करना चाहिए। और खुद भी बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखे हैं जो, कई बार तो ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होते हैं, दोनों का पेंशन आता है अच्छा खासा, घर में 2 ही खाने वाले हैं, फिर भी समाज में ऐसी एक छाप बना देते हैं कि अरे वो तो पेंशन पर जी रहे हैं। माने आजकल के जमाने में अगर कोई व्यक्ति को 25,000 भी पेंशन आ रही है, 2 लोगों की मिला के भी चलो 25,000 पेंशन आ रही है, तो 2 लोगों को तो 25,000 में घर आराम से चल जाता है। ना मोबाइल है ना टीवी है, या टीवी है तो भी खर्चा कर करके करेंगे क्या वो, फिर भी माना यह जाता है कि वो पेंशन पर जी रहे हैं। और जब वो मर जाते हैं तब लाखों रुपए छोड़ जाते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं तो लाखों रुपए के बैंक बैलेंस पड़ रहे थे, वो खुद भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, खुद भी वो मॉरल से नहीं जी पाते। अभी सिखाना चाहिए भाई आपका पेंशन आप यूज करो, गर्व से रहो। तो जीरियाटिक सीनियर सिटीजनशिप या एज बढ़ना वो एक कोई चिंता का विषय या दुखी होने का विषय नहीं है, उसका भी अपने हिसाब से आनंद लेना चाहिए, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ विषय रहना चाहिए। तो ये अगर समझते हैं, और दूसरा जिम्मेदारियां चेंज होती हैं, जिम्मेदारियां चेंज होती हैं तो होता क्या है कि अब पहले आप अपने लिए खुद के लिए कमा रहे थे, खुद के लिए सब कुछ काम कर रहे थे, तो अब क्या करोगे, किसके लिए करोगे,
दूसरों के लिए करोगे, समाज के लिए कुछ करोगे, अब अपने आनंद के लिए कुछ करोगे। तो ये सारे काउंसलिंग फैक्टर्स जो हैं वो काउंसलिंग से ही आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। नहीं तो बहुत एज होते होते लोग बहुत ही परेशान होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी रील थी, एक रील बनाई थी किसी ने, उसमें बताया है कि दादा है अपने पोते को साथ खेल रहे हैं और खुद के जो बेटा और बहू है उसको बोलते हैं कि इसको मारना नहीं, प्यार से रखो, इसे मारो मत। मगर वही बच्चा पास्ट में जाता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमारे साथ क्या करते थे, वही मारते थे। अब वो जब दादा हो गए, माने पिता है वो मार रहा है बच्चे को, मगर वही जब दादा बन जाता तो वो मार नहीं सकते अपने पोते को। कहता है अच्छी सी बातें करता है, वो अपने बच्चे को कहता था चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए, और वो अपने पोते को खुद ही खिलाता है, सबसे ज्यादा वही लाड करवाता है, वही ज्यादा बिगाड़ता है। तो ये जो जिम्मेदारियां चेंज हो रही हैं वो उसको समझानी पड़ेगी कि भाई जिम्मेदारियां आपकी चेंज हो रही हैं, आप देखो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे विषय समझने चाहिए। तो ये चेंजिंग अगर वो स्वीकार कर लेते हैं कि मैं दादा दादी हूँ, मैं नाना नानी हूँ, मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों को कहते रहते हैं बिजनेस में से खुद रिटायर्ड हो जाते हैं, मगर शाम को पूरी रिपोर्टिंग लेते हैं, आज बिजनेस में क्या किया, क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों वैसा नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। अरे भैया वो खुद बिजनेस चला रहा है, बहुत कोई बड़ी गलती कर देगा तो आप उसको रोको, मगर अदरवाइज अगर आपके उसने बड़ी गलती नहीं की है तो आप उसको छोड़ो, उसको करने दो, गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा। हाँ, उतनी भी गलतियां मत करने दो। आज लोग कई बार फ्रीडम के नाम पे बच्चों को इतनी गलतियां करने देते हैं कि वो सब्सटेंस एब्यूज हो जाए, और माता पिता कहते हैं हाँ फ्रीडम है, उसको जो करना है वो करें। उतना भी ना हो करें, मगर थोड़ा संभल के, कंट्रोल में, एक ट्रायल एंड एरर, एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ता ही है, और वो लेना ही पड़ेगा, और अगर वो लेते हैं तो ही चीज़ें अच्छी बनती हैं। ठीक है, तो ये विषय जो है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये सारे विषय जो है वो हमारे ध्यान में रहने चाहिए। तो काउंसलिंग पहला बात है। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे सूक्ष्म व्यायाम सबसे अच्छा विषय है, सूक्ष्म व्यायाम करवाओ उसको। हमारे ही इस 3-4 सालों में 2 काम हो चुके हैं, एक भूमि ने किया था, एक निकिता ने किया था, कि एल्डर ओल्ड एज होम में सूक्ष्म व्यायाम करवा के और थोड़े प्राणायाम करवा के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या अंतर आता है वो देखने का प्रयास उन्होंने किया था, और दोनों में देखा गया था कि बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो यही विषय है कि हम ये करें। इसके साथ साथ जो है कि सूक्ष्म के बाद प्राणायाम में अनुलोम विलोम भ्रामरी ओमकार जो हमारे रूटीन प्राणायाम है वो तो करवाना ही चाहिए। अगर कहीं एंक्सियस देखने को मिल रहा है हमें तो चंद्रभेदन का अभ्यास करवाएं, और अगर कोई डिप्रेस लग रहा है तो थोड़ा बहुत सूर्य भेदन या उज्जयी का अभ्यास भी करवा सकते हैं थोड़े समय के लिए। बाकी अनुलोम विलोम का अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। इतना करवाने के बाद अगर आपको आसन करवाने हैं तो शरीर का संतुलन बनाने वाले जो इजी पोस्चर हैं, ध्यान धारणात्मक वाले या
तो ये जो विषय हैं, ऐसे आसनों का अभ्यास, माने लंबा चौड़ा कुछ करवाओगे तो डिजनरेशन होने की संभावना है, सूर्य नमस्कार वगैरह डिजनरेशन, माने जहां पर जेरियाटिक केयर की बात है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसको नॉर्मल एक योग प्लान जो है वो आप दे सकते हो। मगर जहां पर जीरियाटिक केयर की बात आती है तो वहां पर ये सारी चीजें करवानी पड़ती हैं। दूसरा विषय है जो डिफरेंट डिफरेंट वॉक हैं, इनके साथ साथ डिफरेंट वॉक भी आप करवा सकते हैं, जैसे टो वॉक, हिल वॉक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वॉक जो हैं वो भी हम करवा सकते हैं उनको, और उससे भी उनका कोऑर्डिनेशन आएगा, कि कोई भी कोऑर्डिनेशन आने की प्रक्रिया जो है वो इससे आनी शुरू हो जाएगी। अदर एक्टिविटी भी हमें उसी तरह प्लान कर सकते हैं, हालांकि वो हमारा विषय नहीं है यहाँ पर, मगर अदर एक्टिविटीज़ जो हैं जो उनको पसंद आए, माने उसकी जो शौक हो, जो पैशन हो उनका, ऐसी कुछ बातें उनको करवानी ही चाहिए। वो घर में रहे ऐसा नहीं, उसको आप अलग अलग विषय जो हैं वो करवाने चाहिए। किसी को सिंगिंग का शौक होता है, किसी को मैथमेटिक पजल सॉल्व करने का शौक होता है, किसी लोगों को ट्रेकिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को राइटिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को रीडिंग का शौक होता है। ऐसे सारे विषय जो हैं वो उनको अदर एक्टिविटीज में करवाने के लिए जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था जेरियाटिक केयर। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, डाउट। अब है अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर्स जो हैं तो ये एक ऐसी है कि उम्र के साथ हमारे बुद्धि में जो बदलाव आता है, ब्रेन में जो बदलाव आता है, और उसकी वजह से जो शारीरिक लक्षण डेवलप होते हैं, वह अल्जाइमर्स डिसीज है। माने होता कैसा है कि समय के साथ हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होता है। अब जैसे देखा जाए तो उम्र के साथ हमारे सारे फंक्शंस रिवर्स होते हैं, शरीर की क्षमता से लेकर इम्यूनिटी से लेकर सब कुछ रिवर्स हो रहा है। मगर अल्जाइमर्स जो है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द योर ब्रेन। ब्रेन का जो डिजनरेशन है वो शुरू होता है, और अगर आप उसमें कुछ नहीं करते हो तो ये डिजनरेशन बढ़ता ही जाता है।
और एक हद तक ये इरिवर्सिबल है, माने वो वापस नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा ऐसा होता नहीं है। तो ये जो कंडीशन है वो ये अल्जाइमर्स है कि ब्रेन की ऐसी स्थिति जो नकारात्मक रूप से आगे बढ़ती ही जाए और जिसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना मुश्किल हो, ये जो है वो अल्जाइमर्स कहा जाता है। कई बार जो लोग बहुत ही ज्यादा ब्रेन का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पर्सनालिटीज रहती हैं, प्लानिंग पर्सनालिटीज रहती हैं, उन लोगों को अर्ली एज में भी अल्जाइमर्स हो जाता है इन लोगों को। और यूजुअली इसमें मेमोरी लॉस, याद रखने की प्रक्रिया में गलत होना, ये सबसे पहला विषय आता है कि मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर उससे बाद जब बढ़ता है तो मूड स्विंग जो है वो आना शुरू होता है, दूसरा स्टेज कि मूड स्विंग आना शुरू होता है। तीसरा है नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न, माने कोई भी काम करते हैं उसमें नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन जाता जा, जाता है। छोटा छोटा जो कोऑर्डिनेशन रहता है, पेन को पकड़ना, आप लोगों ने देखा होगा कि 60 साल के व्यक्ति को आप कहोगे कि भाई धागा है वो सुई में डाल दो तो नहीं जाता, हाथ कांपने लगते हैं। तो क्यों? तो कि वो नर्व्स जो है उतनी वीक होती जा रही है। और ये नर्व्स वीक क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रेन का डिजनरेशन हो रहा है। इसके साथ साथ रीजनिंग, माने अ, उसकी जो एबिलिटी है, रीजनिंग देने की एबिलिटी है, वो भी कम होती जाती है। और जब अल्जाइमर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब चलने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन वॉक, माने बिना सहारे के चलना मुश्किल हो जाता है। लैंग्वेज, वॉइस जो है वो बिगड़ जाता है, लैंग्वेज जो है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हो ये आपको भी पता नहीं रहता है। ઘણી વાર આપણાથી એવું થતું હોય છે, કઈ વાર हमसे भी ऐसा हो जाता है कि हम इरिलेवेंट बात, કાલે આપણે છે ને પછી કહીને આપણે આજે સાંજે છે ને જમવા અહીંયા જશું, તો કાલે આપણે શું, હવે એ તો વાત જ ઊભી રહી ગઈ, એ વહી ગઈ, બસ બોલાઈ ગયું, ક્યાંય કોર્ડિનેશન વાત થતું નથી। આવું ઘણી વાર આપણાથી થાય છે। मगर इन लोगों में एज में ये बहुत कॉमन हो जाता है कि इररिलेवेंट लोगों से इररिलेवेंट बातें करने लगते हैं कई बार एडवांस स्टेज में। माने उनको लगता है कि ये मेरा डॉक्टर है, तो उसको डॉक्टर समझ के, भले वो डॉक्टर है या नहीं, उसको डॉक्टर समझ के उसके साथ ऐसे बात करने लगते हैं। उसको लगता है कि ये मेरी बेटी है, तो बेटी मान के हमसे बात करता है। वो बेटी है या नहीं है, वो उसकी रिकॉग्निशन, वो सब कुछ चला जाता है। कई बार रिकॉग्निशन होता है तो भी बातें इररिलेवेंट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया था, वो हुआ था, ऐसा किया था, वो किया था, ऐसा करना है। तो ये विषय जो है, ये इररिलेवेंट टॉक, इररिलेवेंट लैंग्वेज, ये बातें बहुत ज्यादा गंभीर रूप से देखने को मिलती है।
आगे के स्टेज में कई बार व्यक्ति इसमें ही सुसाइडल टेंडेंसी भी जनरेट हो जाती है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरे मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, कोई रिलेवेंस नहीं है उसका, और उसकी वजह से वो इरिलेवेंस अपने आप को वो समझता है, अपने आप को इरिलेवेंट वो समझने लगता है, और उसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो भी जनरेट हो जाती है। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, यूजुअली, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मुझे जो करना चाहिए वो मुझसे हो नहीं रहा है। और वही चीज़ें उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो ये बात हम ध्यान में रखें। और जो एल्जाइमर्स के पेशेंट आते हैं उसको डांटने का कोई विषय नहीं रहता है, उनको खुद को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर जा रहा है, किस तरह से उसकी लैंग्वेज जा रही है, किस तरह से बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अल्जाइमर्स के डिसीज को भी पहले तो प्यार से उसको मैनेज करना चाहिए। कि अब ऐसा समझना है कि ये हैंडल विथ केयर है, आप उसको डांटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं डांटोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसको पहले डांटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। हैं? नहीं, अल्जाइमर्स वो अलग कंडीशन है, माने वो होती है ऐसी कंडीशन, तो उसके नाम अलग अलग है। डिमेंशिया करके उसको बुलाते हैं, और डिसलेक्सिया भी कहते हैं उसको। ऐसा है उसको समझ, वो जो तारे जमीन पर मूवी था, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने बस, उसकी क्रिएटिविटी कुछ होती है मगर वो एक स्पेसिफिक अलग होती है उसकी डिसलेक्सिया की। तो उसमें वो खुद आगे बढ़ते हैं, आगे अपना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो पहले हमें उसको कॉन्फिडेंस देना है कि भाई आप ये कर सकते हो, आप ये कर रहे थे, आपको ये करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस जो है ये हमें आगे ले जाएगा। तो उसको कॉन्फिडेंस आए, ऐसी जो एक्टिविटीज हमने बताई थी पहले वहां से शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे उसको उसमें इन्वॉल्व होते जाएं। हाँ, उसके साथ साथ उनकी जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन भी वो अपने हाथ से करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। माने उनका कपड़ों का रखना, कपड़ों का निकालना, आप हेल्प करो, मगर डेली रूटीन वो खुद से जितना कर सकते हैं उतना उसके हाथों से करने दो, क्योंकि यही चार चीजें हैं जो उसको कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ मुझसे ये होगा। कई बार यहाँ तक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हम उसकी सेवा करने लगते हैं, हम लगते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं है वो, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट करते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी नॉर्मल चीज़ें हैं, रूटीन, डेली रूटीन जो है
वो खुद वही करें अपने आप का, वो देखना चाहिए और उसके लिए उसको मोटिवेट भी करना चाहिए। और ये करने के बाद जो है फिर हम योग के प्लान के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले रिलैक्सेशन करवाओ, योग निंद्रा या रिलैक्सेशन। उसके बाद प्राणायाम सिखाओ, अनुलोम विलोम भ्रामरी ओमकार। और ब्रेन डिजनरेशन रोकने में भ्रामरी प्राणायाम जो है वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। तो ये विषय प्राणायाम, रिलैक्सेशन या धारणा की प्रक्रिया करवा के प्राणायाम की तरफ ले जाएं उसको। फिर उसके बाद जो है सूक्ष्म व्यायाम की तरफ ले जाएं। अब सूक्ष्म व्यायाम करवाते वक्त हमें ध्यान क्या रखना है? एक मिनट। अब जब हम सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं तो क्या ध्यान रखेंगे? सिंपली हम जैसे सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं वैसे ही करवाएंगे। तो पहले संदर्भ में है हाँ, मगर दूसरे संदर्भ में है ना। सूक्ष्म व्यायाम का जो कोऑर्डिनेशन है वो छोटा से छोटा कोऑर्डिनेशन उनसे हो, ये भाव हमें रखना चाहिए। उससे क्या होगा? जैसे वो पैरों के तलो खींच रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन ठीक चल रहा है नहीं, वो आड़े टेढ़े पैर चला रहा है, तो ऐसा नहीं। वो सीधे ही पैर चले, सीधे ही खींचे, सीधे ही पीछे ले जाए, ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बने रहे। आप कहोगे कि भी फिंगर्स को ही करना है तो फिंगर्स ही स्ट्रेच होने चाहिए, पंजा है तो पंजा ही स्ट्रेच होना चाहिए। तो ये परफेक्शन, कोऑर्डिनेशन परफेक्शन से ही ये हमें करवाना चाहिए। तो समझ में आई बात? सूक्ष्म व्यायाम तो करवाना है, मगर सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी ठीक रहे, वो भी देखने का काम हमारा है। हाथ यहाँ रखने हैं तो यहीं आने चाहिए, चार फिंगर टच होने चाहिए तो होने ही चाहिए। नहीं हो रहा तो उसको पहले ही सिखाओ कि हाँ यहाँ रखो हाथ, यहाँ रखो हाथ, यहाँ रखो हाथ। तो ये बातें उसके ध्यान में रहे। उसके बाद जो शरीर के संतुलन वाले आसन है, जो भी पहले दो पैर वाले संतुलन वाले, और फिर एक पैर वाले संतुलन के आसन करवाने चाहिए। दो पैर में संतुलन कहाँ कहाँ होगा? ताड़ासन एक, दूसरा ना, उसमें बैलेंस नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है।
ताड़ासन ठीक है। कुछ हद तक चलो हस्तोत्तानासन, फिर ठीक है चलो और उत्कटासन, तो बैलेंसिंग पोस्चर है उत्कटासन, दो पैरों पर होने वाला है। शीर्षपादांगुष्ठासन, जो दो पैरों पर बैलेंस बना के जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स ऐसे हैं जिसमें दो पैर जमीन पर रख के भी हमें बैलेंस बनाने में ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद एक पैर वाले तो बहुत सारे हैं। वृक्षासन है, नटराज आसन है, गरुड़ासन है, नमस्कार आसन है। तो पहले दो पैर पर बैलेंस, फिर एक पैर पर बैलेंस, और फिर अगर क्षमता है तो आगे जाके दो हाथों पर बैलेंस, और उससे भी आगे करने की क्षमता, ज्यादातर ये करवाना नहीं चाहिए, मगर एक हाथ पर बैलेंस वहां तक सोच सकते हैं, मगर एक हाथ बैलेंस वाले आसन करवाने नहीं चाहिए। फिर आते हैं हिप्स बैलेंस, नौकासन जैसे संतुलन के आसन। पेट पर संतुलन बनाने वाले विपरीत नौकासन, धनुरासन, शलभासन। करवा सकते हैं विमानासन, नौकासन, विमानासन। तो ऐसे संतुलन के आसन जब करवाएंगे तो उनका एक एटीट्यूड डेवलप होगा, और उसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा।
उसका इंटरेस्ट उस विषय पे जाए, कोऑर्डिनेशन छोटे छोटे हों, ऐसी बातें होनी चाहिए। अलग अलग प्रार्थनाएं करवा सकते हैं आप कि भाई तो उसको याद रखना पड़ेगा, सोमवार माने हफ्ते में 3 प्रार्थना करवा सकते हो अलग अलग, या कुछ वो खुद कमांडिंग प्रार्थना करवाए, या कुछ इस तरह के विषय भी हम कर सकते हैं। तो अल्जाइमर्स को एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में अगर हम ट्रीट करते हैं तो ही उसका हमें जो ये इरिवर्सिबल है, एज पर द एलोपैथी साइंस ये इरिवर्सिबल, या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक की दृष्टि से ये इरिवर्सिबल है। मगर हम योग से क्या कर सकते हैं, हम उसका एक डिजेनरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। माने जहां पर अल्जाइमर्स रुका है, माने जहां तक पहुंचा है वहां पर हम रोक सकते हैं उसको। ये ताकत है अगर डेली योग करवाया जाए तो। और दूसरा विषय है कि उसको आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो दूसरा विषय क्या होगा कि अगर कुछ चीजें अगर बिगड़ी नहीं है तो उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो ये सबसे है कि रिवर्सिबल, आयुर्वेद और योग ये दोनों ऐसे हैं कि जहां पर आप उसको 100% रिवर्सिबल नहीं मगर 10-20% अगर रिवर्सिबल करना चाहें तो आप रिवर्सिबल कर सकते हैं। ये बात हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं वो हमें समझनी चाहिए, और ये बातें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। 1-2 वीक में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है, एटलीस्ट 3 महीने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट देखना शुरू होगा, और उसके बाद जो है वो रूटीन डेवलपमेंट जो है वो एक बच्चे की तरह ही रूटीन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये विषय थे सेक्शन 5 में, एप्लीकेशन ऑफ योग इन कॉमन जीरियाट्रिक कंडीशंस एंड अल्जाइमर्स डिसीज। ये बात हमने कंप्लीट की। अब आते हैं पहले पर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसके ऊपर। तो माइग्रेन और टेंशन हेडेक ये 2 विषय जो हैं वो हमारे आते हैं। अब ये जो माइग्रेन है वो होने के बहुत सारे कंडीशंस हैं। माने कुल मिला के अगर हेडेक की बात करें पहले हम, तो हेडेक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। माने बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पर हेडेक हो सकता है। सबसे पहले हेडेक जो कॉमन आता है, कॉमन हेडेक, वो है आपको खाने पीने में अगर कहीं कुछ दिक्कत हो गई है, इंडाइजेशन हो गया है, पित्त ज़्यादा बढ़ गया है, तो सबसे पहले वहाँ पर जो है हेडेक हो सकता है। मैं हेडेक की बात कर रहा हूँ सिर्फ। दूसरा हेडेक है आप कंटिन्यू काम करते रहते हो तो थकान की वजह से भी एक हेडेक हो सकता है। कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई विचार की प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है, प्लानिंग की प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है, तो भी हेडेक हो सकता है, जिसको टेंशन हेडेक के रूप में हम देखते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशनल हेडेक, अगर प्रॉपर ग्लूकोज की मात्रा ब्रेन में नहीं रहती है तो भी न्यूट्रिशनल हेडेक भी देखा जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को गर्मी, सूर्य की किरणों के साथ हेडेक होता है कि वो धूप में जाते हैं तो हेडेक शुरू हो जाता है, धूप में नहीं रहता है तो कुछ नहीं है।
और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें आधा सिर दुखता ही रहता है, आधा सिर कह दो, माइग्रेन कह दो, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कह दो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं इसके। तो नेचुरल से लेकर एबनॉर्मल, नॉर्मल से लेकर माने फिजियोलॉजिकल से लेकर पैथोलॉजिकल कंडीशन में हेडेक होता है। कई बार साइनसाइटिस है, साइनस भर जाते हैं तो उसमें भी हेडेक होता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो भी हेडेक होता है। कफ, सिवियर राइनाइटिस या कंजेशन ऑफ नोज हो जाता है तो भी हेडेक होता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जहां पर हेडेक होने की संभावना है। उसमें हम जो दो ले रहे हैं उसमें एक माइग्रेन है, एक टेंशन हेडेक है। करीब करीब दोनों में योग का जो प्लान है, एप्लीकेशन ऑफ योग है, वो करीब करीब एक जैसा ही रहेगा। मगर क्यों होता है माइग्रेन होने की संभावना, क्यों है? तो माइग्रेन होने की संभावना सबसे पहला है कारण वो है स्ट्रेस। जब स्ट्रेस अनसोल्व हो जाए, टेंशन हेडेक है वो एक अलग विषय है, वो सॉल्व्ड विषय है, उसमें होता है, माने टेम्पररी टेंशन आया हुआ है और वो होता है। अब जब वो कंटिन्यू पैटर्न बन जाती है तो स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। टेंशन हेडेक में स्ट्रेस अगर बढ़ता ही रहे, इरिवर्सिबल कंडीशन में हो जाए तो माइग्रेन में जा सकता है। दूसरा विषय है स्किन एक्सपोजर। माने कोई व्यक्ति कंटिन्यू टीवी को देख रहा है, मोबाइल की स्क्रीन देख रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कंटिन्यू काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी माइग्रेन आधा से जो है वो होने की संभावना रहती है। कई बार कोल्ड टेम्परेचर, माने कोल्ड टेम्परेचर का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाता है। कई बार माने ठंडी हवा का, बर्फ में लंबा समय रहने का, ऐसे जो कोल्ड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी माइग्रेन होने की संभावना रहती है। कुछ लोगों को एसी वगैरह सूट जब नहीं करता है, लंबे समय तक जब एसी में रहते हैं, फिर उसको जब बाहर रहने की संभावनाएं आती हैं, तो ऐसे में भी माइग्रेन जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हमें हम सोचते हैं, मगर वह हेडेक में कन्वर्ट हो जाती है। तो और माइग्रेन के विषय है वो आधे में ही पेन होता है, माने आधा सिर है वो दुखता है, आधा सिर है वो एकदम नॉर्मल रहता है। और इतना इरिटेशन होता है इसमें कि व्यक्ति इसकी वजह से डिप्रेशन में जा सकता है, माइग्रेशन की वजह से। उसको ये रहता है कि अरे अब ये किया ना मैंने, अब सिर दर्द करेगा, शाम को, रात को करेगा। कुछ हद तक अनबेरेबल कंडीशन में जब वो चला जाता है तो एक ये कंडीशन आ जाती है, डिप्रेशन की कंडीशन भी कई बार पेशेंट में आती है। मगर डिप्रेशन की दवाई लेने की जरूरत हो जाए ऐसा नहीं, मगर डिप्रेशन का विषय जो है वो जन्म ले सकता है। अगेन एलोपैथी साइंस में ये रोग जो है वो सिर्फ दवाइयों से मैनेज करते हैं, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जब याद करते हैं योग की, तो योग में सबसे पहले हमें करना चाहिए जल नीति।
माइग्रेन का बहुत ही सरल सीधा उपाय जल नीति है। जल नीति का अभ्यास करो। जैसे जल नीति हफ्ता 10 दिन 15 दिन करेगा, धीरे धीरे उसके अटैक्स जो है वो बंद होते जाएंगे। हाँ, एक बात है कि माइग्रेन के भी एपिसोड्स रहते हैं। हर रोज कंटिन्यू 24 आवर्स दर्द होता है ऐसा नहीं होता है। ये दर्द भी एपिसोडिक रहता है। माने जब दर्द हो रहा है तो कुछ एक कंडीशन डेवलप हुई है जिसकी वजह से वो दर्द शुरू होता है, और समय रहते वो सबसाइड भी होता है मेडिसिन लेने से, या तो समय से या रेस्ट से। ये सबसाइड भी होते रहते हैं। तो ये एपिसोडिक पेन रहते हैं। दूसरा जो है, ये करने के बाद जो है हमें वहां पर रिलैक्सेशन, जलनती के बाद दूसरा जो है वो है रिलैक्सेशन। माने जलनती करेंगे तो कपालभाति करवाएंगे ही, और जलनती कपालभाति के बाद रिलैक्सेशन जो है वो हमें करवाना चाहिए। रिलैक्सेशन के बाद हल्का फुल्का वार्म अप करवाने के बाद, बहुत ही सिंपल वार्म अप करवाने के बाद, यहां पर कोई भी हार्ड एक्सरसाइज ना करवाएं। माइग्रेन में कोई भी हार्ड एक्सरसाइज ना करवाएं। ब्रीदिंग फास्ट हो ऐसा ना करें, सर्कुलेशन फास्ट हो ऐसा ना करें। इस विषय का बहुत ध्यान रहे। कई बार ऐसा होता है कि सर्कुलेशन फास्ट हो जाने से भी व्यक्ति को माइग्रेन का अटैक रिकरेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो माइग्रेन वालों को बहुत ही हल्का फुल्का जो है वो हमें करवाना है। क्योंकि जिसमें सर्कुलेशन और ब्रीदिंग और हार्ट बीट तीनों में से कुछ भी बढ़ना नहीं चाहिए, वो नॉर्मल रहने चाहिए। हो सके तो हेड मूवमेंट कम से कम करवाएं। ग्रीवाशक्ति और बाकी सारे में हम सिर हिलाते डुलाते रहते हैं। पादहस्तासन में नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, अर्धचक्रासन में ऊपर जाएंगे। ऐसी जहां तक स्थिर हो, सिर को स्थिर रखने की स्थितियां हो, ऐसे आसन, ऐसी एक्सरसाइज इनिशियल डेज में ऐसी ही आसनों का प्लानिंग करें। इसमें आप जैसे हैं खड़े खड़े ताड़ासन में कोई हेड मूवमेंट नहीं है, उत्कटासन में कोई हेड मूवमेंट नहीं है, वृक्षासन में कोई हेड मूवमेंट नहीं है, बैठे बैठे गोमुखासन है, कोई हेड मूवमेंट नहीं है, बैठे बैठे ही पर्वतासन, कोई हेड मूवमेंट नहीं है, बैठे बैठे उत्तान मंडूकासन, गोमुखासन, पर्वतासन, उत्तान मंडूकासन, ये आसन ऐसा है जिसमें हेड मूवमेंट नहीं है। वक्रासन भी करवा सकते हैं लिमिटेड हेड मूवमेंट के साथ, क्योंकि उसमें सिर्फ पीछे देखना है, ज्यादा कुछ नहीं। मगर बहुत खींच के पीछे देखोगे ऐसा नहीं, जितना जा सके उतना जाके ये करवा सकते हैं। लेटे लेटे उत्तान मंडूकासन, सॉरी, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सेतुबंधासन, विदाउट हेड रेज पवन मुक्तासन, उल्टे लेट के निरालंबासन, शलभासन जैसे आसन करवाने चाहिए। जैसे जैसे आपको इसमें इंप्रूवमेंट दिखता जाए वैसे वैसे आप आगे एडवांस आसन जोड़ सकते हैं। जैसे आप ताड़ासन करवा रहे थे तो आपको लग रहा है कि नहीं अभी एपिसोड हफ्ता 10 दिन से नहीं आए हैं, तो वहां से आगे कैसे जा सकते हो आप? तिर्यक ताड़ासन में जा सकते हो। तिर्यक ताड़ासन में कुछ नहीं हो रहा है तो कटी चक्रासन में जा सकते हो। कटी चक्रासन में कुछ नहीं हुआ तो त्रिकोणासन में जा सकते हो। तो धीरे धीरे, माने एक बार 10-15 दिन इस तरह से प्लानिंग करवाने के बाद जब आपको लगे कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, उसके एपिसोड्स कम हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो फिर धीरे धीरे आप जो है ऐसी चीज़ों को ऐड करते जाएं। और धीरे धीरे माने फिर नौकासन और बाकी सारे आसन भी जोड़ सकते हो। बैठे बैठे में पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन जैसे आसन जोड़ सकते हैं। माने एक स्टेबल कंडीशन आने के बाद ही धीरे धीरे
ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो चलो आज हम हेड मूवमेंट भी सारी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। एक एक दो दो शुरू करवाओ। तिरिक ताड़ासन और खड़ी चक्रासन करवा लिया, पहले उसको स्टेबल होने दो। वो स्टेबल हो गया तो फिर आगे ले जाओ त्रिकोणासन में। तो त्रिकोणासन स्टेबल हो गया तो नटराज आसन में ले जाओ। अब स्टैंडिंग में सारी चीज़ों में दिक्कत नहीं है तो फिर सिटिंग में पहले अर्ध पश्चिमोत्तानासन करवाओ, सिर हाथ अंगूठे पकड़वाओ, या उष्ट्रासन में ले जाओ। फिर उनको लगता है कि ना अब वो सेटल्ड है तो फिर योग मुद्रा बाकी सारी चीज़ों में ले जाओ। फिर वो लग रहा है तो लेटे लेटे जो हेड मूवमेंट है वो करवाओ। माने ये सारी चीज़ें आते आते एक नॉर्मल प्लान आते आते थोड़ा समय जाएगा, मगर धीरे धीरे करना है। आज बस अब 15 दिन से कोई नहीं हुआ है सारे आसन करवाओ देख सकते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से अगर प्लान करते हैं तो धीरे धीरे ये होगा। अगर पिक डोमिनेंसी लगे या बर्निंग या हेड बर्निंग, आई बर्निंग, ऐसे कोई साथ में सिम्टम्स हो या इंटरनल बर्निंग कहीं भी लग रहा हो हेडेक के साथ, तो चंद्रभेदन प्राणायाम भी अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से हमें जो है आगे बढ़ना है। ठीक है। टेंशन हेडेक में भी हेडेक तो होता ही है, फर्क कहां पर है, तो वहां रीजन जो है वो ज्यादातर स्ट्रेस ओरिएंटेड है। टेम्पररी स्ट्रेस ओरिएंटेड आपका टेंशन हेडेक रहता है। माने टेंशन बहुत सारी चीजों का आ जाता है। अगर कोई बीमार हो गया, कोई परिवार में कोई बीमार हो गया तो टेंशन आता रहता है, तो टेम्पररी हेडेक हो सकता है। वर्क टारगेट ओरिएंटेड जॉब में रहने वाले लोगों को मंथ एंड में हेडेक शुरू हो जाता है कि भाई अब टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा। तो ये विषय चलते रहते हैं। तो वहाँ पर टेंशन हेडेक जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम टेंशन में कोई एक विषय है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है। यूजुअली ऐसे हेडेक हैं वो नॉर्मल रिलैक्सेशन जैसी कंडीशन से भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। बाकी कंडीशन तो यही रखनी है, हेड मूवमेंट नहीं करवानी है। जिस तरह से माइग्रेन में जिस तरह से आपको इस विषय का ध्यान रखना है, वैसे ही बाकी सारी चीज़ों का ध्यान भी उसमें रखना ही है। तो यही माइग्रेन वाला प्लान आप टेंशन हेडेक में भी उसी सीक्वेंस में यूज कर सकते हो। हाँ, टेंशन हेडेक में विषय उतना है कि आप आसनों के जो प्लानिंग है, थोड़े एडवांस आसन अगर पहले से जोड़ देते हो, माने वहां पर आपको 21 दिन को यही प्लान लेके चलना है, बैलेंस और हेड बैलेंस रखते हुए 21 दिन एक ही तरह के 15 2-3 हफ्ते यही करवाना है। टेंशन हेडेक में आप एक हफ्ते के बाद बाकी एडवांस प्लान को शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। कई बार इसमें हेडेक में नोजिएटिक अगर ये बढ़ जाता है तो कई बार उपकय जिसको कहते हैं या नोजिएटिक सेंसेशन भी आता है। कई बार शॉर्टन ऑफ ब्रीथ भी देखा जाता है कि स्ट्रेस की वजह से शॉर्टन ऑफ ब्रीथ होना ये कॉमन विषय है। तो ऐसे विषय लगते हैं तो पहले स्ट्रेस को रिलीव करो, टेंशन को रिलीव करो रिलैक्सेशन से, फिर आगे ले जाओ उसको प्रैक्टिस में। ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखो। इंडाइजेशन भी हो सकता है, एसिडिटी भी बढ़ सकती है, और एसिडिटी की वजह से अगेन हेडेक बढ़ सकता है। टेंशन हेडेक में एक विसिडेड साइकिल भी बन सकती है कि टेंशन हेडेक है, टेंशन है, उसकी वजह से पित्त बढ़ेगा, पित्त की वजह से एसिडिटी होगी, एसिडिटी की वजह से फिर से हेडेक होगा। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होना उसका ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस विषय का खास ख्याल रखें। ठीक है। चलो, तो आज जितना हम पढ़े हैं कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट
की बात करके जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसके ऊपर जाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं, तब तक मैं एड्रेस कर रहा हूँ आपसे। 1 Yes, sir, present. 2 3 Yes, sir. 4 Yes, sir. 5 6 Yes, sir. 7 Yes, sir. 8 Yes, sir. 8 Yes, sir. 9 હે બી જનરેશન તમે જે કીધું ને હા બોડીમાં એટલે ઈ હા કે બધી વસ્તુમાં લાગુ પડે એટલે એટલે મીન્સ સાયકોલોજીકલી ફિઝિકલી એમાં હા હા ઓકે બધામાં ડિજનરેશન આવે। ઓકે અને સર આજે બ્રેઇનમાં ટેન્શન આવે એ હેડેક એલ્ઝાઇમર્સ કહેવાય, સોરી સર બ્રેઇનમાં આવે ને એલ્ઝાઇમર્સ કહેવાય ને શરીરમાં આવે ને જેરિયાટિક કન્ડિશન કહેવાય। હમ અચ્છા ઓકે ઓકે અને સર આ ટેન્શન હેડેક છે હમ એમાં તમે યોગ પ્લાન છે એ વસ્તુ આપણે અપ્લાય કરી પણ કેવું થાય કે આફ્ટર ઓફિસ અવર પછી જે ટેન્શન હેડેક હોય એના માટે શું કરવું? મોર્નિંગમાં તમે યોગ કરી લીધો થઈ ગયું પણ ઓફિસેથી આવીને પછી જયારે તમને હેડેક એકદમ થાય તો એના માટે એવું પ્રોપર થોડું કઈ જરૂરી છે કે સવારે જ યોગ કરવા એવું લખી દીધું છે કે સર સાંજે પછી થાકી ગયા જ નથી થતો તો પછી ભોગવવાનું હેડેક, એમાં બીજું કાંઈ ના થાય। તમે અને સર આવી થોડુંક તમે આમ રિલેક્સેશન ના કરી શકો, પ્રાણાયામ ના કરી શકો તો ભોગવવાનું હેડેક, એમાં બીજું કાંઈ ના થાય। બાકી તો જે કરવાનું છે તો કરવું જ પડશે ને। અને તમારું સર હું સ્ટ્રેસ તો સારી મારા રીતે આવે માટે છે। હા મારા માટે જ પૂછું છું કે આમ આવીને કોઈ અનુલોમ વિલોમ કે કઈ વસ્તુને પ્રાયોરિટી આપું કે એ મારે 5-10 મિનિટ લખાવ્યું ને શું લખાવ્યું, પેલા શું કરવાનું? શરૂઆત શેનાથી થાય? રિલેક્સેશન અને પ્રાણાયામ। આરામથી 10 મિનિટ બેસો, પહેલા તમારી જાતને સમજો હમ અને સમજ્યા પછી તમે એને થોડો પ્રાણાયામ કરો। 15-20 મિનિટ તમારે તમારા માટે રાખવી જ પડશે ને, બ્રેક તો મારવી જ પડશે ને। ઓફિસ તો ભેગી ઘરે નહીં જવાય। રાઈટ અમારા જે લોકો ઠીક છે કે ઓફિસ કાં તો 24 કલાક ભેગી હોય કાં તો હંમેશા ડબ્બામાં હોય, એવું તમે તો નહીં કરી શકો। હા તો એ વસ્તુ બહુ મહત્વની હોય છે કે તમારે પછી થોડો સમય આપવો પડે। અથવા ગમતી એક્ટિવિટીમાં ભાઈ, એવું કે નથી કે ભાઈ તમારે ફરજિયાત આસન પ્રાણાયામ કરવા બેસી જ જાઓ તો જ થશે। તમને ગમતી વસ્તુ કરવા માંડો તો પણ થાય, હા તો પણ તમારું ટેન્શન હેડેક ઓછું થઈ શકે। પણ યોગ તો જરૂરી રહેશે જ, તમારા જીવનનો ભાગ નહીં બને યોગ તો આ નહીં થાય। અવેરનેસ જે છે હા એ અવેરનેસ તમારી આવી જ જોઈએ। થેન્ક યુ સર। અચ્છા, ઉર્વશી એ સિઝનલ હેડેક હોય, કારણ કે વેધર ચેન્જ થાય, યુઝ્યુઅલી ઠંડુ વેધર થાય અથવા તો વરસાદ વાળું વેધર થાય તો જ આવે। એટલે જે મેં વાત કરી ને કન્જેશન વાળું, જે એટલે કે કફ વધવાથી હેડેક થાય છે। કન્જેશન દેખાય નહીં ઘણી વાર પણ વધી જાય। બીજું વેધર ચેન્જ થાય છે, તડકામાં રહ્યો છો તો એ તમારું ગરમીને લીધે છે, મેં કીધું કે સૂર્યપ્રકાશ કે ગરમીને લીધે જ્યારે તમને હેડેક થાય છે, એ બધા પ્રકારના એટલે સિઝનલ હેડેક છે આ બધા। કે બે સિઝનો જ્યારે તમે કોપઅપ નથી કરી શકતા, બે ટેમ્પરેચરને કોપઅપ નથી કરી શકતા, યુઝ્યુઅલી સિઝન તો ન કહેવાય પણ બે ટેમ્પરેચરને જ્યારે તમે કોપઅપ નથી કરી શકતા ત્યારે હેડેક થાય છે। જવાનું હેડેક માત્ર તમારે આમ જ જવાનું છે, કોઈ પણ હેડેક હશે જવાનું આ જ રીતે છે। જો તમે હેડ મુવમેન્ટ જાજી કરાવી ને તો મર્યો સમજી લેજો સામે વાળો। માઇગ્રેનમાં સ્પેસિફિકલી જોવું પડે છે, બાકીના હેડેકમાં ફ્લેક્સિબિલિટી થોડી હોય છે કે તમે બાકીના હેડેકમાં થોડીક હેડ મુવમેન્ટ કરાવી લો તો વાંધો નથી આવતો હતો, પણ હેડ મુવમેન્ટ તો તમારે રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાની જ છે, સર્ક્યુલેશન રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાનું જ છે। નકર જે પિન પોઈન્ટેડ પેઇન છે એ ખતરનાક પેઇન શરૂ થઈ જાય, ખબર છે એનાથી। પલ્લવી સર આપણે જેરેટ્રિક જે આપણે લીધું એમાં આપણે જે પ્લાન લઈએ તો આપણે આસન ને એ તો આપણે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ આસન ને એ બધું આપણે કરવાનું જ છે, તો પછી પેલા આપણે એ લોકો રિલેક્સેશન ટેકનિક પ્રાણાયામ ને એ બધા કેમ આપવાના છે કે એ સમજાણું લોકો નહીં? નોર્મલ તો હોય
ફરીથી પ્રશ્ન પૂછ. આપણે જે જેરિયાટ્રિક કેર અને અલ્ઝાઇમર આપણે એમાં આપણે આસન સૂક્ષ્મ વ્યાયામ એ બધું આપણે કરાવવાનું હોય. આમ તો એ નોર્મલ જ હોય, આપણી પાસે આવતા હોય તો આમ તો નોર્મલ જ હોય. તો પણ આપણે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ આસન એ આપણે કરાવવાના હોય તો પછી એમને પહેલા કેમ આપણે રિલેક્સેશન ને પ્રાણાયામ આપવાના? કારણ કે પાછળથી તો આપણે કરાવવાના જ હોઈએ ને એ વસ્તુ, તો પહેલા કેમ આપવાની? એલ્ઝાઇમર્સના પેશન્ટ જોયા છે તું? હા સર, એલ્ઝાઇમર્સના પેશન્ટ જોયા છે? એટલે આ જે સિમ્ટમ્સ તમે લખાય એવા થોડા થોડા દેખાય, જોયા છે એવા થોડાક થોડાક તો. ના, મેં જીરિયાટિક કેર અને એલ્ઝાઇમર્સ મેં જુદા લખાવ્યા છે સિમ્ટમ્સ બેમાં. હા, એટલે પેલામાં કાઉન્સેલિંગ લખાયું છે આવે જેરિયાટ્રિક. ને તો ભૂલી જાય કે હું ક્યાં આવ્યો, મારું ઘર ક્યાં છે એ ભૂલી જાય. યોગ ક્લાસ પહોંચી જાય, યોગ ક્લાસમાં પૂછી ભૂલી જાય કે અમારું ઘર ક્યાં હતું. એ બધાને પૂછતો ફરક મારું ઘર ક્યાં છે, મને મારા ઘરે લઈ જાઓ. જોઈ છે આવી કન્ડિશન કોઈથી? ના, આવા નથી જોયા સર. એટલે જ કીધું ને કે એલ્ઝાઇમર્સ તમારી પાસે આવશે એ રૂટીન વાળા નહીં આવે. એ તમારી પાસે આવશે, પહેલા તમારે એને સ્ટેબલ કરવા પડશે, તમારે એને શાંત કરવા પડશે, પછી તમારે એનામાં બધું કરાવાશે. તો બાકી તમે કહેશો તો કઈ યાદ નહીં રહે. હા તમે હા યાદ કરો તો બીજે દિવસે કઈ યાદ ન હોય, બીજા એમને ઊભા હશે બીજે દિવસે. હવે શું? એટલે પહેલા જ શરૂઆત જે છે, એટલે બરાબર. શરૂઆત એટલે એવું નથી કે યોગ પ્લાનની શરૂઆત રિલેક્સેશનથી કરવાની છે. મેં એમ કીધું છે એ જ્યારે પહેલી વાર તમારી પાસે આવે છે ત્યારે તમારે એને પહેલા રિલેક્સેશનમાં લઈ જવાનું છે, પહેલા એને પ્રાણાયામ શીખવાડવાના છે, પછી તમારે એને એક્સરસાઇઝમાં લઈ જવાનો છે. એટલે બની શકે કે પહેલા 3 દિવસ તમારે રિલેક્સેશન જ કરાવવું પડે, ચોથા દિવસે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ શરૂ થાય. સૂક્ષ્મ વ્યાયામને શરૂ થઈ ગયા પછી તમે રિલેક્સેશન પહેલા કરાવો પછી કરાવો એ બહુ વાંધો નથી, પણ પ્લાનિંગ જે છે એની પ્લાનિંગની શરૂઆતમાં પહેલા રિલેક્સેશન આવશે. ઓકે ઓકે, એટલે પેલા એમને નોર્મલ આપણે થોડાક થોડાક કરવા હા, પડે. હા, તમારી સાથે એને પેલા એટેચ કરવા પડશે, તમારી પાસે કોન્ફિડન્ટ કરવા પડે. તમે એને જે કરાવો છો હા એનાથી એને વિશ્વાસ કરવો જોઈએ કે આ બધું મને મારા માટે છે, મારા ફાયદા માટે છે. પછી આ બધું થાય છે. અને ઓકે ધીરે સર, સમજાય. કેવું છે, કેટલા ઇસ્યુ હોય છે તમે આ ભૂમિ અને નિકેતન પૂછો એટલે ખબર પડે કે કેટલા ઇસ્યુઝ હોય છે લોકોના. તમે કરાવ્યું જ છે આમ તો થોડું થોડું, હા સર, હા પણ એના ઇસ્યુઝ બહુ હોય છે. અને ઘરના ઝઘડા, મારો દીકરો આમ નથી કરતો, મારી વહુ આમ નથી કરતા, મને ફલાણું છે, મારું ઢીકણું છે, ને 1700 વિષયો લઈને રોજ બેઠા હોય એ લોકો. હા, હોય ને. તો પહેલા એને રિલેક્સ કરવા પડે કે ભાઈ તમારે એને સાંભળવા પડે, તમારે રિલેક્સ કરવા પડે, પછી તમે એને આગળ લઈ જાઓ. હમ. એટલે કાઉન્સેલિંગ મેં પહેલા કીધું, સૌથી પહેલું કાઉન્સેલિંગ કીધું, પહેલા કાઉન્સેલિંગ કરવું પડે. ભાઈ તું છો, તું હતો હમ કલેક્ટર, હવે શું? હવે કાંઈ નથી, એક નોર્મલ વ્યક્તિ છો, નોર્મલ થઈ જાવ ને પાછો ભાઈ. હમ. એ કેવું પડે એને કે તું એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર હતો છો નહીં. હવે તારે હા નોર્મલ વ્યક્તિ થા તો જીવી શકીશ, નકર મરી જઈશ તું. હમ. અને આ બધા જ કારણો છે કે આપણે જોવું પડતું હોય છે વિષય, બરાબર છે. હા, એટલે ઘણા પોતાના ટાઈમ સમયનું જ હજી પકડીને બેઠા હોય હજી. એ તો બધામાં હોય, એ તો રૂટીન હોય. હા. 20 વર્ષ પહેલા હું આમ ભણાવતો હતો, ભાઈ ના હવે કઈ કામ નથી એનું અત્યારે. હવે એ બધું થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું, હવે નવી રીતે ભણાવવું પડે. હા, ક્યાં ગયું? હા સર, મારા ક્લાસમાં એક કાકા આવે છે ને, 75 ના છે, તો મને કે હું 40 વર્ષ પહેલા કે જયારે જોબ માં ચાલુ હતી ને ત્યારથી હું યોગ કરું છું. હજી કે હું કરું છું, એટલે મને એકેય બીમારી નથી. હજી એ રોજ એક જ સેન્ટેન્સ ડેઈલી એક રૂટીન એમને કઈ ને. એને ખબર નથી કે ઈ મારી બીમારી છે, ઈ બોલવું ઈ મારી બીમારી છે એને ખબર નથી. એવું તો હોય, મજા કરવાની લોકો સાથે, બરોબર. હા. ચાલો દીપાલી. ગુડ મોર્નિંગ સર. પહેલો ક્વેશ્ચન એ હતો કે આ અલ્ઝાઇમર્સ ડિસીઝ જે છે એ અને નાર્સાસિસ્ટ એ બંનેના લક્ષણો લગભગ સેમ આવે છે, તો બંનેનો ડિફરન્સ શું છે? એક મિનિટ, બીજો કયો રોગ કીધો તે? નાર્સાસિસ્ટ. એ શું છે? નાર્સાસિસ્ટ પર્સનાલિટી છે કે જેમાં એ કન્ડિશન્સમાંથી પાછા ના લાવી શકાય, એનું બિહેવિયર નેગેટિવ હોય છે, યાદશક્તિ એની ઓછી થઈ જાય. જો એવું. એલ્ઝાઇમર્સ એ કમ્પ્લીટલી ડિજનરેટિવ ડિસઓર્ડર છે. એટલે કે મગજમાં જ્યારે ડિજનરેશન થાય છે, એ કેમિકલી થાય કે એ બીજા કોઈ પણ કારણો થાય, એજિંગને લીધે થાય, એ જે છે એ વિષય જે છે એ એલ્ઝાઇમર્સ છે. એટલે એ એક ન્યુરોલોજીકલ કન્ડિશન છે, અને એ ન્યુરોલોજીકલ કન્ડિશનને જો કંટ્રોલ નથી કરતા તો ઇરિવર્સિબલ કન્ડિશન આ છે.
ઓકે. એટલે એનો પેલો ફરક એ છે કે જ્યારે અ, બની શકે કે તમે એને જે કહો છો એની પર્સનાલિટી એવી બની જઈ શકતી હોય એવું બને, પણ અહીંયા ફૂલ પર્સનાલિટી એને કાંઈ લેવા દેવા નથી. એના બ્રેઇનની અંદર જે મિકેનિઝમમાં જે પ્રોબ્લેમ થાય છે કંડક્શનનો કે બાકી વોટ એવર એને લઈને આ રોગ થાય છે એલ્ઝાઇમર્સ. એ જે એજિંગ સાથે જોડાયેલો છે, જે એજ સાથે જોડાયેલો છે. 15 વર્ષે કોઈ ન થાય, 20 વર્ષે ન થાય એલ્ઝાઇમર્સ. હમ. બીજો પ્રશ્ન. અને આ માઇગ્રેન ની અંદર તમે લખાયું ને કે સૂર્યના કિરણથી હેડેક આવે અને મતલબ આધાર મેં માઇગ્રેનમાં નથી લખાવ્યું. અરે હેડેકમાં, સોરી હેડેકમાં. હા, હેડેક કેટલી કેટલી રીતે હેડેક થાય એ મેં પેલા લખાવ્યા કે આટલી આટલી રીતે હેડેક થાય છે. હા હા. હવે જે માઇગ્રેન અને આધાર શીશી છે એ બંને ડિફરન્ટ છે અને બંનેમાં શું ફેર છે? માઇગ્રેનનું ગુજરાતી આધાર શીશી છે. શેનું ગુજરાતી? માઇગ્રેનનું ગુજરાતી આધાર શીશી છે. હવે એનો પેલું તડકામાં બેસીને જલેબી ખાવા સાથે શું સંબંધ છે? કાંઈ લેવા દેવા નથી. ઓકે ઓકે. અને હા, અને ત્રીજું જે માઇગ્રેનમાં તમે જે પેલું પેલું લખાવ્યું ને એનો શેડ્યુલ, એની અંદર ફરી ફાસ્ટિંગ થવું જોઈએ. ધીરે 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 પેલા ધીરે. હા, ફરીથી બોલ, અવાજ મિક્સ થઈ ગયો. માઇગ્રેન પ્લાનમાં બ્રીથ ફાસ્ટિંગ મતલબ બ્રીથ ફાસ્ટ ન થવી જોઈએ, તો હા, બ્રીથ હોલ્ડિંગ એ એમાં ઇફેક્ટ આપી શકે? ના જરાય નહીં. બ્રીથ હોલ્ડિંગ એ નથી આપવાનું. હોલ્ડિંગ તો ક્યાંય આપવાનું જ નથી. થેરાપેટિક કોઈ પ્લાનમાં તમારે બ્રીથ હોલ્ડિંગ ક્યારેય આપવાનું નથી. બ્રીથ હોલ્ડિંગ છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ આગળ વધવાનો વિષય છે. એટલે ક્યારેય પણ, હા અત્યારે લોકો કરાવે છે રૂટીન પ્રેક્ટિસીસમાં, પણ બ્રીથ હોલ્ડિંગ એ છે એ તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસ છે, એ તમારી થેરાપેટિક પ્રેક્ટિસ નથી. એટલે ક્યારે આપવું નહીં. ઓકે ઓકે ચાલ. ઓકે, કુસુમ. હા સર, મારી એક ફ્રેન્ડ છે, એમને એક વખત એક્સિડન્ટ વખતે બ્રેઇનમાં થોડીક યાદ શક્તિનું ઓછું થઈ ગયું છે, તો એને અલ્ઝાઇમર કહી શકાય ને યોગ ટ્રીટમેન્ટ આપી શકાય? યોગ ટ્રીટમેન્ટ આપી શકાય, એમાં કોઈ વાંધો નથી. એલ્ઝાઇમર્સ કેવું કે કેમ એના માટે તમારે એનો રિપોર્ટ કરાવવો પડે. કે એક્સિડન્ટ પછી થાય એને એલ્ઝાઇમર્સ પહેલા તો ન કહેવાય, સમજો. એક્સિડન્ટ છે એ એક્સટર્નલ કન્ડિશન છે કે જેમાં એણે બ્રેઇનના કોઈ પાર્ટને ડિસ્ટર્બ કર્યો છે, આઈધર ડ્યુ ટુ ઇન્ટરનલ હેમરેજ ઓર એક્સટર્નલ કોઈ પણ ફ્લોટ થયું છે એનાથી. એટલે એ તમારા માટે એણે બ્રેઇનને જે ડેમેજ કર્યું છે એ અલ્ઝાઇમર્સ નથી, પણ એ ડેમેજને લીધે ઘણી બધી ડેમેજ રિકરન્ટ વધતું જતું હોય તો બની શકે કે ધીરે ધીરે અલ્ઝાઇમર્સ જેવું એ ડેવલપ થઈ જાય. હા. એટલે એની એ યાદ શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે, ઘણી વખત બધું ભૂલી જાય છે. એટલે એ ડાયગ્નોસિસ પ્રોપર થવું જોઈએ પહેલા, બંને રીતે. હા, બાકી નોર્મલી તમારે એને ભૂલી જાય છે ને એના બધા માટે તમારા અલ્ઝાઇમર્સનો પ્લાન કરાવવો હોય તો કરાવી જ શકાય છે, એમાં કાંઈ જ ખોટું નથી. કોઈ જ વસ્તુ નુકસાન નહીં થાય એને. એ સમુદાયને એની ગમતી એક્ટિવિટી, કાઉન્સેલિંગ આ બધી જ વસ્તુઓને તમે જોડી દેશો એનામાં, તો એનામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે. 1, 2, 3 મહિને જોશો તો. બરાબર. ઓકે સર. ચાલો તો બાકી આજનો સેશન માટેનો સમય આમ તો પૂરો થઈ ગયો છે આપણો, એટલે આપણે અહીંયા પૂરું સર જ એક કરીશું. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન થયો છે મને અત્યારે જ, મને ક્લિક થયું છે પ્લીઝ. હમ. આપણે આ અલ્ઝાઇમર ડિસીઝ છે ને એ ઇમોશનલ સાથે કનેક્ટેડ છે, એ કહી શકાય કે એ